फिर आगे शुरू होती है अब आखिर। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम आते हैं होम से इसके। ठीक, जब हम अपना इलस्ट्रेटर का टूल खोलते हैं तो सबसे पहला इंटरफेस होता है हमारा ये। ठीक है, अच्छा अब इस इंटरफेस में क्या है, आप में से किसी को भी ये चीज़ें नहीं शो होगी बिकॉज ये मुझे शो हो रही है क्योंकि ये मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स है जो मैंने सेव करे। सिर्फ इतना हिस्सा आपको शो होता है और ये आपको कुछ साइजेस शो करवा देते हैं क्योंकि इलस्ट्रेटर टूल है मोस्टली प्रिंटेबल यूज़ होने वाला और डिजिटली भी यूज़ होता है, लेकिन प्रिंटेबल बहुत ज़्यादा ये टूल यूज़ होता है। वैसे तो कोरल ड्रा ज़्यादा होता है लोकल मार्केट में, लेकिन देखा जाए तो इलस्ट्रेटर भी इस किस्म का टूल बना है। तो ये आपको इसलिए साइजेस दिखाएगा A4, पोस्ट कार्ड, इन किस्म के साइजेस दिखाएगा। ठीक है, हमने अगर खुद से कस्टम क्रिएट करना है साइज़ तो उसके लिए होगा न्यू फाइल। जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब ये वाले भी नहीं आपको शो होगे बिकॉज ये मुझे शो हो रही है क्योंकि मेरी रीसेंट साइजेस है। जो आपको शो होगे वो ये टैग्स होंगे। ठीक है, मोबाइल के टैग में आपको मिले हुए सारे मोबाइल से रिलेटेड साइजेस, आईफोन एक्स का होगा, 8 का होगा, आईपैड का होगा, गूगल पिक्सल होगा, एंड्रॉयड के फ़ोन्स होंगे, सैमसंग होगा, जितने भी आ जाते हैं सारे। वेब्स में आपको डिफरेंट वेब्स मिलेगी। खैर ये वेब का टूल ही नहीं है तो हमने इधर वेब बना कर क्या करना। तो फिर आ जाते हैं प्रिंट में। प्रिंट में ये लेटर्स प्रिंट करता है, A4 साइज़ का कोई भी पेपर, फ्लायर, ब्रोशर, ये सारी चीज़ें होती है वो भी प्रिंट कर देता है। और उसके अलावा जितनी चीज़ें आ जाती है A3, B4, B5 सारे साइजेस होते हैं इसके पास गिवन। ठीक है, बट खैर यहाँ पर साइजेस तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, लेकिन अभी हम कस्टम आ रहे हैं। ठीक है, तो कस्टम अगर हम देखें, हमने कोई भी आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, हमारे पास कुछ चीज़ है। ये जो चीज़ है ये है हमारी डॉक्यूमेंट का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करके लर्निंग क्लास रख दूंगा। ठीक है, ये मेरी डॉक्यूमेंट का नाम हो गया। अब डॉक्यूमेंट का जो मेरा पेज है उसकी मैंने साइज़ क्या रखना है। साइजेस के कुछ यूनिट्स होते हैं जैसे इंचेस, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, वैसे ही एक पिक्सल होता है जो डिजिटली यूज़ होता है। इसलिए हमारे विड्थ और हाइट में दो ऑप्शंस होती है हम जो रख सकते हैं। यूजुअली जो एक इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज़ होता है वो होता है 1080 इंटू 1080, बट ये 1080 इंटू 1350 हो गया अब तो मोस्टली यूज़ होता है। बट हम एक स्क्वेयर साइज आर्टबोर्ड ही क्रिएट करेंगे 1080 इंटू 1080। अच्छा, उसके बाद ये होती है हमारी नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स। ठीक है, इनको हम जितना बढ़ाएंगे हमारे पास फाइल में उतने ज़्यादा आर्ट बोर्ड्स क्रिएटेड मिलेंगे हमारे डिज़ाइन के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने 100 लोगोज एक फ़ाइल के अंदर रखने हैं तो इट मीन्स मैं 1080 इंटू 1080 के 100 आर्ट बोर्ड्स क्रिएट करूँगा। तो उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लीड। ब्लीड बेसिकली क्या होता है, ये गूगल से कोई इमेज दिखाऊंगा मैं इसके लिए। ब्लीड, अच्छा ठीक है। अच्छा, ब्लीड किसे कहते हैं, बेसिकली जब हम इलस्ट्रेटर में कोई भी एक चीज़ के लिए साइज बना के आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे। आर्टबोर्ड वो चीज़ है जिसके अंदर हमारा डिज़ाइन होगा। तो अब उसमें उसके हमने एक रेशियो रखनी होती है। जब हमारी प्रिंटिंग होती है, ब्लीड यूज़ ही बेसिकली प्रिंटिंग में होता है, तो जब हमारी प्रिंटिंग होती है हमारा पेज एग्जैक्टली वैसे प्रिंट नहीं होता जैसे हमने दिया होता है। यहाँ तो थोड़ा सा बाहर जाता है, यहाँ थोड़ा सा अंदर आता है। ठीक है, तो हम यूजुअली अपने आर्टबोर्ड को रखते हैं और आर्टबोर्ड से थोड़ा सा बाहर हम ब्लीड रखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका आर्टबोर्ड है जिसमें बिजनेस कार्ड डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसके थोड़ा सा बाहर इसने ब्लीड को रखा हुआ है रेड करके। ठीक है, हमने जो डिज़ाइन बनाना है हमने कोशिश करनी है हमारा डिज़ाइन आए यहाँ तक, मगर हमारी जो नेगेटिव स्पेस हो वो यहाँ से शुरू होती है। मीन्स हमारी हर एक चीज़ इसके अंदर अंदर मौजूद है और बाहर सारी चीज़ें डिज़ाइन के सिर्फ रंग मौजूद हो। यानी अगर प्रिंट होकर ये थोड़ा सा इधर भी हो जाता है तो हमारा डिज़ाइन हमें शो, एक्स्ट्रा स्पेस वाइट ना शो। तो ये चीज़ ब्लीड इसके लिए बनी हुई है। टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट सबको पता है, ऊपर नीचे इधर उधर होता है। तो ये जितना हम पिक्सेल्स ऊपर नीचे इधर उधर करेंगे वो एक जैसा हमारा ब्लीड बन जाता है। ठीक है, और यूजुअली जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, तो ये सेम आपने रेशियो पर चलाना होता है, इधर उधर का चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्लीड में आप एडवांस ऑप्शंस होगा नीचे, इसको जब क्लिक करेंगे तो आपका ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, कलर मोड आपके पास होगे, एक RGB होता है, एक CMYK होता है। अब इन दोनों का मोटा मोटा डिफरेंस ये है कि RGB आपका कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है। मतलब अगर मैं कंप्यूटर के अंदर या कोई भी सोशल मीडिया पे लगने वाली चीज़ बनाता हूँ मैं RGB कलर को यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं प्रिंटिंग करना चाहता हूँ, मीन्स मैंने बनाया फ्लायर, ये अपने PC में बनाया, बट वो फ्लायर ने प्रिंट होकर दिखना है आगे बंदे को, तो उसके लिए मैं कलर रखूँगा CMYK। ठीक है, और CMYK कलर्स प्रिंटिंग वाले होते हैं। और प्रिंटिंग में एक ये टिप है कि जब हम प्रिंट करते हैं यूजुअली चीज़ को और हमने अगर अपना कलर लाइट ब्लैक रखा हुआ है,
मींस ब्लैक से थोड़ा सा ऊपर, तो वो हमारे लिए नुकसान कर देगा। जब प्रिंटिंग होकर आती है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देगा, तो उसके लिए हमें चाहिए हम प्योर ब्लैक और प्योर वाइट का यूज़ करें CMYK में। खैर हमारा डिजिटली है तो अभी हम RGB रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रास्टर इफेक्ट्स में, ये तीन चीज़ें आपके पास, ये तो सबसे नॉन यूज़ चीज़ है। स्क्रीन, मीडियम और हाई होता है। यूजुअली आप अपने डिजिटल चीज़ रखना चाहते हैं तो स्क्रीन भी रख सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर हाई रेजोल्यूशन चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, मैं इसलिए रखते ही हाई हूँ। और ये एक्सपोर्ट करते वक्त भी आपसे ये चीज़ पूछता है। उसके बाद आ जाता है प्रीव्यू मोड। ठीक है, अब प्रीव्यू मोड जोन से ओवर प्रिंट भी होता है और पिक्सल भी होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आपका पिक्सल ही होता है, तो अभी डिफ़ॉल्ट ही रखना है हमने, इसको भी नहीं देखना, इसको भी रहने देंगे। मोर सेटिंग्स में आएंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा सेटिंग्स दिखा देगा, हत्ता कि ये सारी सेटिंग्स वही है जो हमने उधर देखी। ठीक है, अब प्रोफाइल एक वो चीज़ है जो हम यहाँ पर अपना खुद का एक क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये प्रोफाइल है, ये मैं अपनी खुद की एक क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर अपने नाम से या अपने सेव्ड साइजेस के नाम से। ठीक है, जिसमें सारे वो साइजेस हमेशा क्रिएट होते जाएंगे जिनको मैं सेव करता जाऊँगा। ठीक है, खैर अभी हम आगे आते हैं। हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ली है ये। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होगी हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। देखने को ये बड़ा गंदा इंटरफेस है, लेकिन इसको समझते हैं अब। अच्छा, ये जौन सा टूल होता है हमारा, इससे पहले मैं इधर आता हूँ। ठीक है, ये आम शेप्स है, शेप्स हम पेंट के टूल में भी बनाते हैं इसलिए हमें अंदाज़ा है। ठीक है, अभी एक शेप मैं बनाऊंगा रेक्टेंगल। ठीक है, कोई भी एक शेप जो मैंने बना के रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, मैं उसको सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, सिंपल सिलेक्ट करके। ठीक है, इस टूल के थ्रू। बट ये जो टूल है ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये उसको सिलेक्ट करके मूव करने में भी मदद करेगा, ये उसके एक एंकर पॉइंट को इधर से उधर भी करने में मदद करेगा। एक स्क्वायर के यूजुअली 4 एंकर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो आपके एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। जब मैं इनको मूव करूंगा तो ये मैं इजीली अपनी शेप चेंज कर सकता हूँ इसके थ्रू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ग्रुप सिलेक्शन टूल भी आता है। ठीक है, ये इस काम के लिए होता है, आपने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, आप इसको मूव करेंगे जब भी करेंगे। ठीक है, लेकिन यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम इसी टूल से ही डिफरेंट एक क्लिक करके और दूसरे पर शिफ्ट के साथ क्लिक करके एक साथ मूव कर लेते हैं। तो आगे आ जाता है लासो टूल। ठीक है, लासो टूल में आप जितने एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे एक सर्कल या एक शेप बनाकर, उसके अंदर के सारे पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब मैं उन्हें मूव करना चाहूँगा फिर मैं दोबारा एंकर पॉइंट टूल यहाँ से पकड़ कर इनको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं। सिलेक्शन टूल पकड़ने आप वी से पकड़ सकते हैं, साथ शॉर्टकट्स आपको शो कराएगी और एक ट्यूटोरियल्स है। ठीक है, एंकर पॉइंट टूल पकड़ने आप ए से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मैजिक वन टूल। अब मैजिक वन टूल आपका क्या काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 4 शेप्स है। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट्स मैंने कैसे करे है, शिफ्ट दबा के और आल्ट दबाऊंगा तो ये शिफ्ट से क्या होता है, ये आपकी शेप को सीधा सीधा नीचे ऊपर लेकर जाएगा या इधर उधर। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लेकर जाऊंगा मैं कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। ठीक है, और आल्ट से क्या होता है, कॉपी बनती है किसी भी चीज़ की, तो मैंने सीधा नीचे लानी थी कॉपी, मैं शिफ्ट और आल्ट दबा कर ले आऊंगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर मैं डिफरेंट शेप्स को रखूँगा, ये ग्रीन कलर और यहाँ पर भी मैंने ग्रीन कलर सेम रख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं रखूँगा रेड कलर और यहाँ भी मैंने रेड कलर सेम रख दिया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से मैजिक वन टूल पकड़ता हूँ, मैं जब ग्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा ये करेगा क्या, मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करा, इसने साथ ये वाला ग्रीन पकड़ लिया। इसके ऊपर क्लिक करूंगा खुद ही रेड पकड़ लेगा। आपके एक आर्ट बोर्ड में जितने भी रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे पकड़ने के लिए काम आएगा मैजिक वन टूल। अब आपका पेन टूल क्या करता है, शॉर्ट सा ओवरव्यू दे रहा हूँ हर एक चीज़ का। अच्छा, पेन टूल आपका, यहाँ से अगर मैं कोई एक शेप क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं अपना पाथ भी सीधा क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मैं स्क्वायर खुद क्रिएट करना चाहूँ या रेक्टेंगल, मैं इस तरीके से क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई एक इरेगुलर शेप बनानी है तो मैं इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मैंने कर्व बनाना है तो मैं दूसरे पॉइंट को होल्ड करके रखूँगा और इस तरीके से मैं अपना कर्व शेप भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंकर पॉइंट टूल। अब ये क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर्व बनाया और वो अच्छा नहीं बना, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये उस कर्व को सीधा कर देगा। ठीक है, दूसरा यूजेज इसका ये है, अगर मैं कर्व बनाना बोलकर मैंने बनाना है, मैं ड्रैग करूँगा और ये उसका कर्व बना देगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे हमारा पेन कर्वेचर टूल, ये क्या करता है, ये हमारा खुद ब खुद एक राउंडेड पाथ क्रिएट करता जाएगा। मैं जहाँ जहाँ लेकर जाऊँगा मेरा पेन टूल एक कर्व के साथ चलता जाएगा।
कर्वेचर टूल हमारा ये काम करता है। जब मैं एंड करूंगा वो ऑटोमेटिकली सारी शेप को शुरू और आखिर से ठीक कर देगा। इसमें भी अगर मैंने सीधा चलना है, मैंने कर्व पाथ क्रिएट करा है, लास्ट वाला जो मैं कर्व पाथ क्रिएट करूंगा आल्ट दबा के करूंगा। अब मैं जिधर जाऊंगा आल्ट दबा के जाता जाऊंगा और वो सीधा पाथ चलता जाएगा। जैसे ही मैंने राउंड करना है, मैं लास्ट वाले से छोड़कर जब आगे क्लिक करूंगा, मेरा उससे पिछले वाला भी राउंड होगा और उससे अगला भी होगा। इस तरीके से आल्ट दबाऊंगा तो अगले सीधे, और लास्ट टाइम छोड़ूंगा तो उससे पिछला वाला राउंड होगा। अच्छा, उसके आगे हमारे पास ये शेप्स के टूल्स थे, और ये आ जाते हैं ब्रशेस। अच्छा, अब ब्रशेस आ जाते हैं हमारे पास। ब्रश होता है सिंपल, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर ड्रैग करके क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन ब्रश आपका कभी भी फिल में नहीं होता। अब फिल और स्ट्रोक क्या चीज़ है? आम जुबान बोलूँगा, जैसे क्लास 8 में हम पढ़ा करते थे कि अंदर जो कलर भरा होगा उसे हम फिल कह देते थे, ठीक है। जो हम एक घर बनाते थे, फॉर एग्जांपल पेंसिल के साथ हम एक आउटलाइन बनाते थे, जिसे हम आउटलाइन कहते थे, उसे डिजिटल ज़ुबान में स्ट्रोक कहा जाता है। यहाँ से जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे फिल को स्ट्रोक में बदल देगा, ठीक है। अब मेरा एक आउटलाइन बन चुका है, ठीक है। अगर मैंने इसको मोटा करना है तो यहाँ पे स्ट्रोक गिवन है और ये इसकी प्रॉपर्टीज गिवन है। इसको बढ़ाता जाऊंगा मैं, और अगर शिफ्ट दबा के बढ़ाऊंगा 10 वैल्यूज एक साथ बढ़ जाएगी। अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये बेसिकली है एक आउटलाइन, ठीक है, लेकिन इसे हम स्ट्रोक कहेंगे क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में इसे स्ट्रोक कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शंस भी गिवन है। ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है? ग्रेडियंट देने के लिए। किसी भी चीज़ को जैसे ही मैं दूंगा उसके बीच में ग्रेडियंट लग जाएगा, ठीक है। और इससे मैं कलर को बिल्कुल ही निकाल सकता हूँ। अभी इसमें वाइट कलर है, ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर आऊँगा तो दिखेगा, वहाँ पर आर्टबोर्ड ही वाइट था, ठीक है। अच्छा, इसे मैं बिल्कुल ये कर दूंगा तो मैं कहूँगा ये एक स्टॉक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा यहाँ से पकड़ा जाएगा, फिर यहाँ से नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मेरी ये 3 चीज़ें हो गई। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये डिफ़ॉल्ट फिल स्ट्रोक, डिफ़ॉल्ट फिल और स्ट्रोक कौन सा होता है? वाइट और ब्लैक, ठीक है। और ये मेरा इन्वर्स करने के लिए यूज़ होता है, इसे फिल में बदलेगा और आउटलाइन में बदलेगा। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट और एक्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रोक के साथ अंडरलाइन था स्ट्रोक वर्ड, ठीक है। ये बेसिकली क्या चीज़ है? जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। अब इसमें क्या चीज़ है? स्ट्रोक का वेटेज मैं अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूँ और कम कर सकता हूँ, ठीक है। वही चीज़ जो मैं यहाँ से कर रहा था, लेकिन इसके साथ नीचे 3 और ऑप्शंस आ गए। अब ये क्या करती है? जो मेरा पाथ चल रहा है ना, ये लाइन, इसके इधर और उधर, मतलब मिड में रहेगा मेरा पाथ और इधर उधर मेरा स्ट्रोक बढ़ेगा, ठीक है। सेंटर पाथ कहते हैं इसे, सेंटर स्ट्रोक मेरा लगा हुआ है। जैसे ही मैं ये करूंगा, ये मेरा इनसाइड स्ट्रोक हो जाएगा, यानी सारा स्ट्रोक उठकर मेरा अंदर आ जाएगा, ये देखिए अंदर की साइड पर आ गया। ये करूंगा तो सारा स्ट्रोक बाहर की साइड पे जाएगा, ठीक है। ये 3 इसलिए होते हैं। जबकि ये जोन सा दिख रहा है आपको, ये होता है राउंडेड कॉर्नर्स का, ठीक है। जैसे ये एक एक कॉर्नर मेरा राउंड हो जाएगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए राउंड हो गया। ये क्या करेगा? ये करेगा बेवल। बेवल क्या चीज़ होती है? आपका एक स्ट्रेट पाथ हो जाना है यहाँ पर, और उसके बाद सीधा, और यहाँ से सीधा चलना, जैसे ये देखिए एक स्ट्रेट पाथ इधर और उधर जा रहा है। अच्छा, अभी फिलहाल हम इसे राउंडेड रखते हैं। अब ये किस लिए? ये आपकी कोई भी अगर एक लाइन कंप्लीट नहीं हो रही, या आपके कॉर्नर के बीच में भी कोई एक लाइन आ रही है, ठीक है, उसको राउंड करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, राउंड कैप, ठीक है। और ये बिल्कुल सीधा कर देगा उसे, ठीक है। और ये राउंड के लिए यूज़ होते हैं। ये सीधा कर तो रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, ये भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लाइन टूल का शॉर्टकट होता है आपका फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्ट्रोक से जब मैं इसको ऐसे करूँगा, राउंड हो गया मेरा पाथ, ठीक है। लेकिन इसमें नीचे वाला कोई डिफरेंस नहीं डालेगा, बिकॉज इसमें कॉर्नर्स नहीं है। कॉर्नर्स हमेशा क्लोज्ड शेप के होते हैं। अभी कैप्स की बात हो रही है, और ये लाइन के होते हैं, ठीक है। राउंड हो गया। ये क्या करेगा? सीधे ही करे इसने बात, लेकिन डिफरेंस है, इसने आपके जहाँ पर पाथ एंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करे, इसने पाथ एंड होने के थोड़ा सा आगे करे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम डिफरेंट चीज़ों पर। अब जो मैं इसकी बात कर रहा था, ब्रश, ये जब आप कोई भी शेप बना रहे होगे, ये उसको बना देगा, लेकिन बनाते हुए आपको थोड़ा अजीब सा दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप एंड कर रहे हो उसको ऑटोमेटिकली स्मूथ कर देगा, ठीक है। दूसरी बात, ये इसमें फिल नहीं होगा। अगर आपका ये कलर ऐसे चल रहा है तो आपको ये चीज़ शो नहीं होगी। मैं इसको सिलेक्ट करके, ये देखिए, ये चीज़ मुझे ऐसे शो हो जाएगी। अगर मैंने कर्व बनाया, अगर मैंने सीधी लाइन बनाई है, मुझे ये चीज़ नहीं शो होगी, ठीक है। तो उसको दिखाने का तरीका यही है कि हम जब भी ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, हमने स्ट्रोक का यूज़ करना है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ब्लॉब ब्रश टूल आ जाता है। ब्लॉब ब्रश टूल क्या करता है बेसिकली, ये भी हमारा एक पाथ ही क्रिएट करता है बट फिल में। ये वाला जो है हमारा स्ट्रोक में इसकी तरह पाथ नहीं क्रिएट कर रहा है, ये एक लाइन थी जो आउटलाइन है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल टाइप शेप बनी है, क्लोज्ड शेप जो बिल्कुल बंद है, ये उसके बीच में फिल कलर है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ये ऐसे भरेगी, ठीक है, इसको ऐसे करूंगा तो ये इस तरीके से भरेगी, डिफरेंस है दोनों में। अब इसके बाद पेंसिल टूल आ जाता है। पेंसिल सिंपल हमने जगह जगह चलाई है, वो हमें चलाने आती है। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल क्या करता है, सिंपली मैं कहीं भी क्लिक करूंगा, मैं कुछ भी लिखना शुरू कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ अहमद, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें इसको मैंने बड़ा करना है, मैं यहाँ से ऐसे नहीं करूँगा, स्ट्रेच होगा फ़ॉन्ट। और ये चीज़ याद रखिएगा, फ़ॉन्ट आपने कभी भी स्ट्रेच नहीं करना, डिज़ाइन का सबसे बैड रूल है ये। आपने शिफ्ट का बटन दबाकर फ़ॉन्ट को बड़ा करना है, जैसे ये चीज़ आपका फ़ॉन्ट भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ आ गई है। आपने कोई भी फ़ॉन्ट चेंज करना है, आप सिंपल इधर लिखिएगा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखना है सटोशी, एक फ़ॉन्ट का नाम है, ये यूजुअली नहीं होगा क्योंकि मैंने डाउनलोड करा हुआ है, इसलिए मेरे पास बोर्ड रख लिया। इसको मैं कर दूंगा, यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करूंगा तो फ़ॉन्ट की पूरी प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने। सटोशी वेरिएबल फ़ॉन्ट है, नीचे उसकी फैमिली होती है, ठीक है, ब्लैक, लाइट, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, टाइप फेस की एक फैमिली होती है, ठीक है। अब ये आपका फ़ॉन्ट का साइज़ है, जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा कम करूंगा होता जाएगा, मैं वहां से भी शिफ्ट दबाकर बढ़ा और कम कर सकता था, ठीक है। अच्छा, यही चार चीज़ें इधर है जो मैं इधर से बता रहा हूँ, ठीक है। आपने अगर फॉर एग्जांपल दो लाइनें लिखी और बीच में ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, आप इसको कम और बढ़ा कर सही कर सकते हैं। अब इसमें नहीं है तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। दी सोशली बैच नीचे लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, मैं इसको कम करूँगा, ये लाइन ऑटोमेटिकली उसकी क्लोज आती जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा कम करूँगा तो उसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। और अगर मेरे साथ ऐसे एडजस्ट हो जाती है कि मुझे वापस एडजस्ट नहीं करनी आ रही है और मैंने डिफ़ॉल्ट करनी है, मैं इधर लिखूँगा ऑटो, ठीक है। जैसे ही मैं करूँगा इसको छोड़ूंगा, ये ऑटोमेटिकली ऑटो सेट हो गया इधर, ठीक है। दोबारा इसको सेट करना होगा अपने अकॉर्डिंग तो मैं कम कर दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाती है कर्निंग। कर्निंग बेसिकली क्या होती है, ये मेरा फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट लिखे है, ठीक है, ये सोशली लिखा हुआ है, ठीक है। इनको मैं निकाल देता हूँ, बहुत गंद हो गया। अच्छा, अब सोशली के हर एक लेटर के बीच में जो स्पेस आ रही है उसे हम कर्निंग कहते हैं। वैसे ही ऑटो पर है, लेकिन अगर मैं इसे कम करूँगा मेरा हर एक लेटर क्लोज आएगा एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ऑप्टिकल करा मैंने तो ये देखिए कैसे क्लोज हो गया, ऑटो करा दूर चला गया। अच्छा, अब इसमें ये सेटिंग्स होती है कुछ, ठीक है, और ये हर फ़ॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता होता है आप किस तरीके से एडजस्ट करने की ऑप्शन होती है नहीं। मेरा वेरिएबल फ़ॉन्ट है, मुझे ये ऑप्शन नहीं दे रहा इसलिए, ठीक है। कर्निंग बहरहाल दो लेटर्स के बीच की स्पेसिंग को कहते हैं, ठीक है। और ये जो बेसिकली चीज़ है ये होती है आपकी लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग और कर्निंग में डिफरेंस है। कर्निंग सिर्फ आपकी फ़ॉन्ट्स के लेटर्स के बीच की स्पेसिंग को डिफरेंट करेगी। लेटर स्पेसिंग आपकी इधर तक की स्पेसिंग को डिफरेंस कर देती है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेस भी एक लेटर होता है, ठीक है। जब मैं इसे कम करूँगा मेरे सारे एक पास ही जा रहे हैं और दूर कर रहा हूँ तो दूर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं नीचे। अब ये चीज़ है, ठीक है, ये होता है वर्टिकल स्केल। मैं इसको कम करूँगा तो ये देखें मेरे लेटर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, बट ये स्ट्रेचिंग कहलाती है जो कि हो रही है मेरी लेटर की ऊपर नीचे से, इधर उधर से भी हो जाती है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग कहलाती है। तो मैंने जैसे कि बताया इन्हें आपने छेड़ने ही नहीं है, फजूल की सेटिंग्स दी हुई है इलस्ट्रेटर ने। बेसलाइन शिफ्ट आ जाता है, ये ऊपर शिफ्ट करता जाएगा, क्यों, ये बेसलाइन होती है जो सबसे एंड पर होती है, ये ऊपर करता जाएगा, ये भी फजूल है। और ये करेक्टर रोटेशन भी फजूल है। वैसे तो ये कस्टम टाइप टूल के ऑप्शन भी दे दिए हुए है इलस्ट्रेटर ने, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है, जब आपने फॉर एग्जांपल सारे लेटर्स कैप्स करने हैं, आपको एकदम से याद आ रहा है दोबारा लिखने से बेहतर है ऑल कैप्स कर दें, ये कर देगा। स्मॉल कैप्स करेंगे तो सारे ही बड़े हो गए बट एक बड़ा और दूसरे उससे छोटे हो गए, ठीक है, जैसे आपने लिखा है उसके मुकाबले। देन फिर आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या करेगा, वो जो स्क्वेयर डालते थे ना हम किसी के भी आगे, मैं टू लिखकर स्पेशल उसको सिलेक्ट करूंगा और जैसे जैसे यहाँ पर मैं एन को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट कर दूंगा,
ये देखिए स्क्वेयर की तरह चला गया। सबस्क्रिप्ट क्या करेगा, उस लेटर के नीचे ऐड कर देगा। मैं ए के आगे करता तो अच्छा पता चलता। अच्छा, अंडरलाइन क्या करता है, उस लेटर के नीचे अंडरलाइन क्रिएट और स्ट्राइक थ्रू उसको काट देगा। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ डाली हुई है या मल्टीपल चीज़ें डाल ली और हमने निकालनी है तो उसी के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ें एक्स्ट्रा ही है सारी, इनको देखने की इतना ज़रूरत नहीं होती, हम मेन बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक पैराग्राफ टाइप बन गया है ऊपर नीचे। अब इस पैराग्राफ को मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ, सेंटर लाइन हो गया ये। ठीक है, ये सारा लेफ्ट लाइन हो गया। ठीक है, और ये राइट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके आगे आपको मिलेगा, ये जस्टिफाइड होगा और साथ लेफ्ट लाइन होगा। मुझे ये वैसे जस्टिफाइड का इवन मतलब नहीं पता था इतना खास। वो आप जब पैराग्राफ्स लिखते हैं ना, तब आपको ये चीज़ पता चलती है जस्टिफाइड बेसिकली करता क्या कंटेंट को। इधर कोई एमएस वर्ड चलाता होगा तो उसको पता होगा ज़्यादा अच्छा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स। ये सब वर्ड में भी चलाए हुए हैं तो इनका बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा आपको। ओपेसिटी कहते हैं किसी भी चीज़ जो आपकी बनी है उसकी कितनी विजिबिलिटी शो करवानी है। मैं अगर 0 कर दूंगा टेक्स्ट गायब हो जाएगा, अगर मैं 50 कर दूंगा टेक्स्ट लाइट सा दिखेगा, अगर मैं 100 कर दूंगा टेक्स्ट पूरा दिखेगा। टेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ नहीं डलती, इमेज के ऊपर ज़्यादा डलती है। ठीक है। अच्छा, ये रोटेशन के लिए दिया हुआ है। मैं सिंपल यहाँ से अगर सेलेक्ट की हुई चीज़ को ऐसे करूँगा रोटेट, तो वो रोटेट होगी। शिफ्ट के साथ करूँगा एक प्रोपोर्शन के साथ रोटेट होगी। ठीक है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके 120 और 180। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ये चीज़ यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ, बट मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आज तक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें रिफ्लेक्ट करूँगा, तो कोई भी एक शेप जो मेरी बनी हुई है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फिर आ जाती है। ये स्केल कॉर्नर, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट दोनों ऑप्शन में ऑन रखता हूँ ताकि मेरी सेटिंग ना ख़राब हो अगर मैं छोटी चीज़ को भी बड़ा करूँ। तो जैसे ये मैंने बड़ा करा, एज इट इज़ सेम रहा, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ ऑफ कर दूँ, देन ये देखें ब्रीक होता गया मेरा और कॉर्नर्स भी मेरे कम राउंड होते गए। तो ये इसलिए ऑन रखता हूँ। ठीक है, राइट वाला पैनल ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब ये आ गई ये चीज़। ठीक है, अब जैसे ये शेप है मेरी और ये शेप है। ठीक है, अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ एक साथ और लेफ़्ट करूँगा, ये लेफ़्ट लाइन हो जाएगा, सेंटर लाइन हो जाएगा, राइट लाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है, ये दोनों टेक्स्ट और स्क्वेयर जो भी बना हुआ है इसके साथ टॉप लाइन कर देगा। ठीक है, इस तरीके से मिडल और नीचे से। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों चीज़ों को मूव नहीं करवाना चाहता, मैं इसके अकॉर्डिंग चाहता हूँ, तो मैंने जब दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करा हुआ है एक के ऊपर दोबारा क्लिक कर दूंगा, ये उसको की ऑब्जेक्ट बना देगा। अब जब मैं करूँगा इसके अकॉर्डिंग वर्टिकल टॉप, तो वो चीज़ नीचे आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा पूरा पाथ हो गया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आ गई है। ये किस लिए होती है, रूलर शो करवाने के लिए, कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट है, ग्रिड शो करवाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। सबसे ज़्यादा आपको रूलर्स की ज़रूरत पड़ेगी और किसी की नहीं। ये जो चीज़ें है ये आपकी यहाँ से भी आ जाती है। ठीक है, ये अगर मैंने कोई एक गाइड रखी हुई है, ये रूलर से आपकी गाइड निकल के आती है। आपने इसलिए रखनी होती है ताकि आपकी चीज़ इससे बाहर ना निकले। ठीक है, इस जगह से यहाँ पर नहीं आनी चाहिए कोई भी चीज़। और अगर मैं इसको यहाँ से अनलॉक करूँगा, मैं ये जो लगाई हुई है इसको भी बाद में मूव कर सकता हूँ। अगर मैं लॉक करूँगा ये इधर की इधर ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी और चीज़ें आ जाती है। ये होता है स्नैप टू पिक्सल ग्रिड, ये टाइम के साथ ही पता चल जाती है जब यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, यूज़ प्रीव्यू बाउंड्स कीबोर्ड इंक्रीमेंट, और ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये आहिस्ता आहिस्ता काम करने से पता चल जाती है। अच्छा, आगे आते हैं। यहाँ पर अब हमने टेक्स्ट टूल को तो देख लिया। अब टेक्स्ट टूल की एक और चीज़ है, अगर मैं टेक्स्ट टूल पकड़ के ऐसे ड्रैग करके क्रिएट करूँगा, ये मेरी एक बाउंड्री बना देगा, इसके अंदर अंदर मेरा टेक्स्ट लिखेगा। ठीक है, अगर इसके आगे मेरा टेक्स्ट निकलता है वो मुझे ये आइकन शो कराएगा। फिर मैं इस आइकन से क्लिक करके अगर मैं यहाँ से लेकर आऊँगा आगे, ठीक है, तो ये मुझे, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके बाद इस टूल को देखूँ, ये है टाइप ऑन पाथ वर्टिकल टूल, राइट क्लिक करता हूँ तो मज़ीद टूल्स उसके आगे से आ जाती है जिनका एरो बना होता है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई एक पाथ बना हो, पेन टूल से पाथ बनता है। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल ये एक पाथ बनाया, मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट इस तरीके से लिखा जाए। टाइप ऑन पाथ को पकड़ूंगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, जैसे ही करूँगा मेरा टेक्स्ट ऐसे लिखा जाएगा, माई नेम इज़ अहमद। देखिए राउंडेड होता हुआ आ रहा है। टाइप ऑन पाथ इसलिए यूज़ होता है, वर्टिकल टाइप टूल इसलिए यूज़ होता है कि ये ऐसे नीचे को लिखता जाएगा। ये नॉन यूज़ टूल है, ये यूज़ में नहीं आता आपके। ठीक है, देन आ जाता है रोटेट टूल। रोटेट टूल किस लिए यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फूल बनाने लगूं और मैं करूँगा इस तरीके से, मैं
सर्कल पकड़ा और सर्कल को शिफ्ट और आर्ट के साथ मैंने ड्रैग करा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्क्वायर पकड़ूंगा, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी एक चीज़ बना कर दिखाने वाला हूँ और इसको मैं इस तरीके से बना लूँगा, ठीक है। अभी मैं स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं ई दबाऊंगा। ई से हमारा ये एक नया टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, वो आ जाता है। ये आपको यहाँ पे गिवन होगा, अगर बाहर नहीं मिल रहा तो वैसे ये बाहर भी मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं प्रिस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल को पकड़ूंगा। अब जो मैं इधर से भराऊंगा वो चीज़ उधर से भी मेरी भरेगी, ठीक है। भराने के बाद मैं एंकर पॉइंट टूल पकड़ूंगा ए से। जैसे ही मैं उसको राउंड करूंगा, ये मेरी शेप को राउंडेड बनाने लग जाएगा। ये मेरी शेप इतनी राउंडेड बन गई। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और एक टूल होता है हमारा शेप बिल्डर टूल, ठीक है, शिफ्ट एम से आता है। जब मैं इसको क्लिक करके इस पाथ के ऊपर स्पेशल क्लिक करूंगा आल्ट का बटन दबा के, तो वो उस पाथ को काट देगा। अगर मैंने दोनों को मिलाना है तो मैं इस तरीके से मिला लूंगा और अगर मैंने काटना है मैं इस तरीके से काट दूंगा। अब मेरे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा, रोटेट टूल यहाँ से मैं पकड़ता हूँ। ये रिफ्लेक्ट टूल पर आ चुका है, इधर राइट क्लिक करूंगा तो इधर रोटेट टूल आ जाएगा, ठीक है। अब इस सर्कल के सेंटर में रख कर मैं सिंपल पहला क्लिक नहीं करूंगा। पहला क्लिक करके मैं इसको अपनी मर्जी से रैंडमली मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं आल्ट का बटन दबाकर पहला क्लिक करूंगा। अब ये मेरे से ये चीज़ पूछेगा, ठीक है। अब मुझे जितना अकॉर्डिंग करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 45 के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। मैं कॉपी क्रिएट करूँगा और मेरी एक कॉपी बन जाएगी। अब मैं कंट्रोल डी दबाता जाऊँगा और मेरा ऑलमोस्ट एक शेप इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। मेरी वो सेम पिछली चीज़ को रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी यूज़ होता है। अब जब ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से अपनी ये वाली शेप पूरी कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाली शेप पूरी, और इधर से ये काट दिया, ठीक है। देन इधर ये मिला लिया, ठीक है। अब मैं ये देख सकता हूँ मेरे पास एक मेरा फूल बन गया, ठीक है। इस फूल को मैं कोई कलर देना चाहूँ तो मैं सिंपल इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं ग्रीन कलर दे दिया और सबको सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने रेड कलर भी दे दिया और ये मेरा सर्कल बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला हो गया, ये सर्कल फिल नहीं हुआ सही से। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रोक के हिसाब से देखकर बनाया उसको, तो वो मसला कर गया, फिल नहीं सही होगा। अब इसको अगर मैं सिंपल स्ट्रोक आइकन बना रहा हूँ एक फ्लावर का, तो वो मुझे वो बनाने देगा, वरना मुझे दोबारा उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आल्ट दबा के क्योंकि पाथ काटा था तो उसने पाथ को काट दिया। अब ये पाथ क्लोज नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से अगर मैं बाहर दिखाऊं तो ये देखिए, ये पाथ इस तरीके से, जब इसका फिल आएगा ये इस तरीके से आएगा, तो वो चीज़ फिल नहीं होगी। और ये वाला पाथ ये इस तरीके से हो जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये चीज़ इसलिए नुकसानदेह हो जाती है। जब हमने बनाना है हम उसको एक शेप बिल्डर में प्लस करते जाते हैं, ठीक है। अभी ये मेरे पास एक फ्लावर बन गया इस तरीके से। अब आगे आते हैं तो आगे हमारा आ जाता है स्केल टूल। स्केल टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी चीज़ को जिसको आपने पकड़ा हुआ है ऐसे स्केल करने के काम आएगा, शिफ्ट के साथ या ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं सिलेक्शन टूल के साथ भी कर सकता हूँ। आल्ट का बटन दबाकर अगर मैं लेकर जाऊँगा ये दोनों साइडों से करेगा स्केल टूल वाला काम, और शिफ्ट के साथ करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। आगे आते हैं शेड टूल आ गया आपका। शेड टूल क्या करता है, बेसिकली जो मैं इधर से करूँगा वो ये काम उधर से करेगा, ठीक है। ये चीज़ करने के लिए काम आएगा, लेकिन ये उसके इन्वर्स में चल रहा है। जो ट्रांसफॉर्म टूल था वो क्या कर रहा था, वो काम ऐसे ही कर रहा था जो मैं इधर से कर रहा हूँ वो उधर से, लेकिन वो सिर्फ ऊपर से कर रहा है, ये उसका उल्टा कर रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। सीजर टूल आपके पाथ को काटने के काम आती है। जैसे मैंने ये पाथ यहाँ से काट दिया तो मैं अब इसकी कोई भी चीज़ यहाँ से काट सकता हूँ। जैसे ये मेरा पाथ अब डिफरेंट हो गया है, अगर मैं लाइन में आकर दिखाऊं, ठीक है। ये मेरा पार्ट डिफरेंट हो गया एक सीजर टूल से काटने की वजह से। इरेजर टूल क्या करेगा, मेरी चीज़ को रिमूव करता जाएगा, ठीक है। जो उसके बाद आ जाता है आपका स्मूथ टूल। स्मूथ टूल आपके कॉर्नर्स को राउंड करने में अच्छे से मदद करते हैं। जैसे ये अच्छे से राउंड नहीं हुआ, ड्रैग करके मैं यहाँ पर करता जाऊँगा तो ये मेरे कॉर्नर्स को राउंड करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल बेसिकली आपके कलर में ग्रेडियंट डालने के काम आता है, जो काम आपने यहाँ से करा था। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शेप है, ग्रेडियंट टूल के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरा ग्रेडियंट क्रिएट। बट ग्रेडियंट टूल पकड़ने से मुझे यहाँ पर उसकी कुछ सेटिंग्स शो होगी। अब सेटिंग्स किस किस्म की, डबल क्लिक करूँगा
तो ये मुझे कलर की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। 3 लाइन से मैं RGB करूँगा तो सारे RGB कलर है। अब मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, ग्रे स्केल में सिर्फ वाइट एंड ब्लैक होते हैं। ठीक है, ये कलर फॉर एग्जांपल दिया। ग्रेडियंट टूल अगर मेरा सिलेक्टेड है तो यहाँ से जहाँ पर मैं ड्रैग करके लेकर जाऊँगा वो कलर उस हिसाब से एडजस्ट करेगा, ऊपर ग्रीन नीचे ब्लैक। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूँ तो ये बीच से सर्कुलर क्रिएट करेगा शेप, और अगर ऐसे कर दूं तो ये होता है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से अपने इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, जैसे यहाँ पर मैंने ये चीज़ ऐसे शो करवा दी। 4 ग्रेडियंट्स मैंने बड़े मज़ेदार तरीके से यूज़ करे। यूजुअली आईफोन के वॉलपेपर जैसे होते हैं, और अगर किसी कलर का मैंने सर्कल में शेप भरानी है तो मैं इस तरीके से भरा सकता हूँ, उसके साथ मुझे ये शो होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये भरा दूंगा मैं इसे। ठीक है, इस तरीके से। खैर, इस चीज़ को बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपको सेंसेस लगानी पड़ती है। देन आगे आते हैं, आई ड्रॉपर टूल आ गया। आई ड्रॉपर टूल आपका क्या काम करता है, आई से ये टूल आ जाता है आपका। ठीक है, और जब आपने इसको सिलेक्ट करा हुआ है, इधर जब मैं क्लिक करूँगा ये इसका पकड़ा देगा कलर। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रोक पाथ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सेम उसके जैसी प्रॉपर्टी तक इसको दे देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका वेट टूल। वेट टूल क्या काम करता है, जैसे ये मेरी लाइन बनी हुई है, ठीक है, बट ये लाइन मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरी मोटी हो जाए, ऐसे ड्रैग करूँगा, मोटी हो गई। ठीक है, यहाँ से मेरी ब्रीक हो जाए। ठीक है, तो इसको मज़ीद अंदर ऐसे करता जाऊँगा तो ये लाइन मेरी ऐसे बन गई। ठीक है, जैसे अक्सर आपने टॉर्च बनानी है, ऊपर से लाइट निकलती है, तो आप इस तरीके से वो भी बना सकते हैं। जैसे डबल क्लिक करता हूँ मैं कलर के ऊपर तो मेरे पास ये पूरा कलर का पैनल आ जाता है, तो इस तरीके से ये लाइट भी क्रिएट हो गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका ये आ जाता है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल क्या काम करता है, जैसे मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये रेड है, ठीक है, पिंक हो गया। ये दोनों शेप्स मेरे पास है। अगर मैं इनको क्लिक करूं और यहाँ से ब्लेंड टूल के ऊपर क्लिक करके एक शेप के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, एक शेप को क्लिक करके दूसरी शेप के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मेरा इन दोनों के बीच में ड्रैग करके लेकर जाऊंगा तो ये रेड से वाइट तक मेरा क्रिएट कर देगा, येलो से रेड तक। ठीक है, अब इसमें जोन जोन से कलर आ रहे हैं येलो से रेड तक, ये वो सारे मुझे शो करवा रहा है। मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये सारे टूल्स हो गए। अब हमारा आ गया आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल क्या काम करता है, आप आर्टबोर्ड को पकड़ के ड्रैग कर सकते हो, और अगर आपने फाइल में एक आर्टबोर्ड बनाया और बाद में आपको याद आता है आपने दूसरा भी बनाना है, तो आप यहाँ से ड्रैग करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट आर्टबोर्ड्स भी आ गए और आपको हर एक टूल का यूजेज तक आ गया। ठीक है, अभी तक सबको सारी बात समझ भी लगी है, ये बता दें बस, बिकॉज यही सारी बेसिक्स है जो आपके आगे पूरे डिज़ाइन में यूज़ होनी होती है। इलस्ट्रेटर की एक एक चीज़ में यही चीज़ यूज़ होती है। देरी मौजूद है सब। हम्म, जी 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 अहमद भाई, जी। काश आप पहले मुझे मिल गए होते डिजाइनिंग में, जब मैं सीख रहा था तो मैं आपसे सीख लेता। ये भी सही है। अच्छा। हम फील्ड चेंज कर बैठे हैं। हाँ, ये लेकिन भी है। चलें, लेकिन चलें, आपने जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया, हाँ, बहुत कुछ ना बहुत कुछ शुक्रिया। नया तो बंदा सीखते ही रहता है। अच्छा, अब हाँ। आगे देखते हैं इन चीज़ों को। आगे यहाँ पर 3 डॉट्स हो गया आपके पास, जब क्लिक करेंगे तो आपके पास टूल्स की बारिश हो जाएगी, बारिश। ठीक है, लेकिन ये इतने सारे टूल्स देखकर डरना नहीं है आपने, बिकॉज अगर मैं सिंपल बेसिक डिज़ाइन की बात करूँ या जो चीज़ मैं डिज़ाइन करता हूँ उसकी बात करूँ तो उसमें मेरा सिर्फ इतने टूल बार में ही काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। मैंने यहाँ टूल्स ही वो रखे हुए हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ। मैजिक वॉन्ड यहाँ आपको नहीं दिखता, यहाँ पर होता है। ठीक है, ये यूज़ होता है इसलिए मैंने बाहर रखा है। अब यहाँ पर बहुत सारे टूल है, जो बाहर है वो भी है, जो नहीं है वो भी है, तो इतने सारे टूल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई दिख जाएगा या कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो एक्सपीरियंस के साथ बंदा देख लेता है, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये 3 चीज़ें नीचे थी जिनके बारे में मैंने नहीं बताया। अगर मैंने कोई रेक्टेंगल क्रिएट करा हुआ है और उसको मैंने रेड कलर या ऑरेंज कलर दिया है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल क्रिएट करूँ बट वो इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर रहे, उसके लिए ये चीज़ होती है ड्रा इनसाइड। ठीक है, शिफ्ट। अब जब मैं कोई रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, दिख रहा था मुझे बाहर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ छोड़ा वो उधर चला गया। देखिए, सब आ रहा है, जैसे ही मैं हाथ को छोड़ूंगा ऑटोमेटिकली वो उधर आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसको कोई कलर देता हूँ कोई और, पिंक में आ जाते हैं,
ये देखिए पिंक मेरा है, रेक्टेंगल मेरा पूरा ही है लेकिन वो उसके अंदर है, इसे कहते हैं मास्किंग। अगर मैं इसको ऐसे कर देता और इस शेप को क्रिएट करके करता, ठीक है, जैसे ये शेप मेरी, मैं देखूंगा, अब मैंने पकड़ी हुई है, अब जब मैं ये करूंगा तो ये चीज़ क्या करेगा, मैं कुछ भी क्रिएट करूंगा वो इसके अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ तो मेरी हो गई, टूल्स भी मेरे सारे हो गए, और यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे भी हर एक चीज़ हो गई। लेयर्स में आता हूँ तो लेयर अब क्या काम करता है, जैसे मैंने सब कुछ तो रिमूव कर दिया है। अच्छा, जैसे मेरे पास ये 3 रेक्टेंगल पड़े हैं, लेयर के साथ एक एरो बन जाएगा, जो मेरा आर्टबोर्ड है वो मेरी एक लेयर है, उसके अंदर मुझे ये दिखाएगा क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई है, ठीक है, ये चीज़ें, जैसे यहाँ पर ये मेरा ब्लू में रेक्टेंगल पर है, ठीक है, ये ऊपर पर है, मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेकर जाऊंगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट इसका ये होता है कंट्रोल और आप पीछे वाली स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही दबाएंगे वो पीछे जाएगा, आगे वाली से आगे आएगा, शिफ्ट दबा के पीछे वाली दबाएंगे तो वो, जैसे यहाँ पर ये 3 शेप्स है, अब मैं एक दफ़ा पीछे करूँगा, दूसरी दफ़ा पीछे करूँगा, लेकिन ऐसे ही आगे भी है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट का बटन दबा के पीछे वाली स्क्वायर ब्रैकेट दबाऊंगा, बिल्कुल पीछे और बिल्कुल आगे हर एक लेयर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब कुछ एडवांस में चीज़ें बतानी थी, उन पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर फाइल में कुछ चीज़ें होगी आपकी, अगर आपने डॉक्यूमेंट कलर मोड आरजीबी रखा हुआ है और बाद में CMY के ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से कर सकते हैं, वैसे डिफ़ॉल्ट ही करके है तो अच्छा है। उसके बाद अगर आपने पूरी डॉक्यूमेंट में जहाँ पर अहमद लिखा हुआ है अली लिखना है तो आप फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं उस वर्ड को, जो वर्ड में होता है यूजुअली। उसके बाद आपने यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में आएगी तो यहाँ पर भी आपको और ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ साथ ही बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना ऐसे आवाम ने डर जाना है। अच्छा, उसके आगे आते हैं इफ़ेक्ट्स में, आपको ये और चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। इफ़ेक्ट्स आपको बहुत एडवांस लेवल पर ज़रूरत पड़ती है, बेसिक पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। हाँ, यहाँ पर आपको चीज़ें आएगी जिनको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक आइकन क्रिएट करना है, एक जो कि नॉन का सिंबल हो, मतलब बता रहा हो कि इधर एंट्री अलाउ नहीं है, ठीक है। तो मैं इधर सिंपल एक सर्कल पकड़ के ऐड करूँगा, ऐसे सिंपल डालूंगा तो ये इलिप्स है, कहीं भी जाएगा, ठीक है। शिफ्ट का बटन दबाकर एक प्रोपोर्शन में आएगा वो, ठीक है। अगर आल्ट दबाऊंगा तो दोनों साइड को भरेगा ये, ठीक है, सेंटर से लेकर। जब मैं इसको शिफ्ट और एक्स करूंगा ये फिल ऑटोमेटिकली स्ट्रोक में बदल गया। अब मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बनाना है नो एंट्री का सिंबल, तो यहाँ पर एक लाइन ऐड करने की मुझे ज़रूरत है। अब मैं फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करूँगा, बैक स्लैश, और यहाँ पर सिंपल शिफ्ट का बटन दबाकर मैं एक लाइन ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को करूँगा सिलेक्ट और शिफ्ट और एम दबाऊंगा और आल्ट का बटन दबाकर यहाँ से सब्ट्रैक्ट और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से आके स्ट्रोक से ये दोनों को राउंड कर देता हूँ, ताकि अगर बाय कुछ आ रहा होता तो राउंड हो जाता, मगर बाय तो कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छा, तो इसको सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैं स्ट्रोक को, ये मेरा पैनल आ जाता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, वैसे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा तो ये चीज़ आ जाएगी। रेड में जाकर हम रेड कलर देंगे तो ये मेरा नो एंट्री का सिंबल बन गया। नीचे सिंपल मैं टेक्स्ट लिख दूंगा, नो एंट्री, ठीक है। रेड कलर दे दूंगा इसको भी, अभी स्ट्रोक में बार बार दी जा रहा है कलर। अच्छा, तो इसको मैं भरा सा करके यहाँ पर रख दूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी से एक ग्रुप कर दूंगा, ये दोनों पाथ मेरे डिफरेंट थे, मैं इनको डिफरेंट मूव करता, बट ग्रुप करने से मैं एक साथ मूव कर सकता हूँ। जब मैं डबल क्लिक करूंगा वो इस ग्रुप के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। देन मैं इन दोनों को सेपरेट मूव कर सकता हूँ, बट नहीं मैंने करना, इसलिए मैंने ग्रुप करा। अब दोनों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर करूंगा, ग्रुप करूंगा और सेंटर कर लिया, ठीक है। अब मैं इनको अपनी मर्जी से एक साथ भरा कर सकता हूँ और ये चीज़ मेरा नो एंट्री का सिंबल बन गया। इसको अगर मैंने ऑल कैप्स करना है, जो कि मेरा करने का दिल अब कह रहा है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा करेक्टर वाली टूल बार में 3 डॉट्स के ऊपर, मेरे पास ये आ जाएगा। ऑल कैप्स करूँगा तो ये चीज़ ऐसे होगी। अब मैं दोबारा से दोनों को सिलेक्ट करूँगा, अनग्रुप करा, सिलेक्ट करा, दोनों को सेंटर करा और मेरा नो एंट्री का सिंबल बन गया, ठीक है। अब आइकन्स बनाना यूजुअली इतना आसान होता है, थोड़ा सा मैंने कहा आइकन्स पर भी रोशनी डाल देता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई और शेप बनानी है, गूगल से देखते हैं कोई आइकन, इतना दिमाग तो मेरा भी नहीं चल रहा। आइकन वेक्टर, अच्छा, जैसे ये आपका एक बंदे वाला आइकन होता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपने सिंपल एक रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से, ठीक है।
बाद में शिफ्ट एक्स दबा देंगे, इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे ब्लैक में कर देते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रोक में आते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करा, शिफ्ट का बटन दबा के ऊपर बटन दबाऊंगा जिससे ये थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे दोनों, ठीक है। 10 पिक्सल से ऊपर चली जाएगी। अब मैंने दोनों को पकड़ा, दोनों एंकर पॉइंट्स को, तो मुझे यहाँ पर दिखी है ये चीज़ राउंड करने के लिए। जब मैं इसको ड्रैग करूँगा ये दोनों को राउंड कर देगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट स्पेशली। अब मैंने ऊपर करना है एक सर्कल क्रिएट। मैं सर्कल में ही आकर यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इस सर्कल को ऐसे करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एम दबाऊंगा और यहाँ से पाथ काट दिया, ठीक है। सर्कल और बड़ा होना चाहिए था, तो इस तरीके से करके और ऊपर, ठीक है। आई का बटन दबाकर ऐसे, और दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट एम आर्ट से काट दिया, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। बट यूजुअली जो ह्यूमन आइकन्स अच्छे बिकते हैं मार्केट में वो ऐसे होते हैं, ठीक है। नीचे वाली चीज़ को काटा जाता है हमेशा। अभी इसको और नीचे कर सकते हैं हम, और यहाँ से और शेप को हम काट सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एक आइकन बन गया पर्सन का, ठीक है। इस तरीके से हमारे डिफरेंट आइकन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट इलस्ट्रेशन में चीज़ें आप ऐसे ही क्रिएट करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टूल्स की वजह से। देखा जाए तो आपके आइकन्स आधे से ज़्यादा सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल से क्रिएट होते हैं। मैंने वो फूल आपके सामने बनाया था सिर्फ एक रेक्टेंगल डाल के, और रेक्टेंगल के बाद मैंने उसको ई दबा के ट्रांसफॉर्म टूल से मूव कर लिया था। मीन्स आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल और सर्कल की बुनियाद पर सारी आर्ट आपकी क्रिएट होती है, ठीक है। ये आपके टोटल टूल्स का ओवरव्यू था, टूल बार्स का ओवरव्यू था, इलस्ट्रेटर का ओवरव्यू था, और उसमें कुछ चीज़ें बनाने का ओवरव्यू था। आगे अगर कोई डिज़ाइन के ऊपर आपको कोई क्लास चाहिए होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक ओवरव्यू करेंगे, और उस पर भी आपको कोई एक अच्छी सी चीज़ पूरी क्लास उसके ऊपर रखकर स्पेशल क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल ये ओवरव्यू था, और ये चीज़ सिखाई है और सबको समझ आ गई है, तो रिएक्ट करके बता दें। ठीक हो गया। बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आप भी पूछ लें मैम चैट में, और मुनीर भाई आप भी पूछ लें अगर पूछना। मैंने तो इतना इस्तेमाल नहीं किया इलस्ट्रेटर, जितना जी मैंने फोटोशॉप थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया था, लेकिन वही था कि ये मुझे ना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड ही लगा था। हाँ वैसे आई थिंक इसमें शायद ज़्यादातर आपका वो है कि आपको शॉर्टकट्स का पता हो, मतलब कैसे एक शेप बनानी है, क्योंकि ये थोड़ा-सा मुख्तलिफ है ना फ़ोटोशॉप से। जी जी, वो फोटोशॉप तो ज़्यादा मुश्किल है। वो इवन मैं नहीं सिखाने हाँ, वाला अपनी क्लासेस में, मुझे खुद बड़ी मुश्किलों से आता है। हाँ, नहीं लेकिन जितना मतलब मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस किया ना, शायद मैंने उतना नहीं किया इस पे, इलस्ट्रेटर पे नहीं हाँ, किया था। ये भी हो सकता है। हाँ, तो ख़ैर मेरा तो नहीं था कोई, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इन्फॉर्मेशन बताई, तो चलिए इसका ठीक बहुत-बहुत हो गया। शुक्रिया। इंशाल्लाह अब ग्रुप में एक क्वेश्चन करूँगा, देखेंगे जिसको अगर कोई डिज़ाइन के ऊपर एक क्लास चाहिए होगी तो इंशाल्लाह कल इलस्ट्रेटर की वो क्लास करते हैं, वरना कल एक्सडी की तरफ मूव करेंगे, या एक्सडी से पहले हम कुछ यूआई की बेसिक्स के ऊपर मूव कर लेंगे। चलो ठीक, ठीक है, ठीक। ठीक हो गया। चलिए ठीक है, बाकी वाइंड अप करते हैं क्लास को। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह